नुमान, हम लोग कार्मा के बारे में तो बहुत सुनते आए हैं कि कार्मा एग्जिस्ट करता है, कार्मा ये तो कार्मा वो। का सीजन भी देखा था बाय द वे। देखा था। तो आज मैंने सीजन से बढ़ के अपनी आंखों के सामने कुछ देख लिया। यस, दैट्स ट्रू। ये जो सरफराज चौधरी के साथ हुआ है सीन, दैट्स आई वुड से लिटरली अ कार्मा, क्योंकि उसके अपने बकौल डक्की की माँ उसके सामने आकर घंटों रोती रही, हाथ जोड़कर पता नहीं क्या कुछ उसने इल्तिजा नहीं की होगी। और फिर डेफिनेटली जब आप इतनी ज़्यादा पावर में होते हो तो फिर पावर का जो नशा होता है वो बड़ा ही बुरा होता है। और उस नशे में आके आई डोंट नो या व्हाटएवर, क्योंकि न्यूज़ में तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और हम जो भी बात करेंगे भाई पहले क्लियर कर दें कि ये सब न्यूज़ बेस्ड हैं, जो डिफरेंट रिसोर्सेज से हमें चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, हम जस्ट उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं। और जो आपको बताएंगे वो भी न्यूज़ बेस्ड है, वो हम खुद से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, ना ही खुद से कोई बात बता रहे हैं। तो सुनने में ये आया कि जिस तरीके से वो डेफिनेटली इस पूरे केस को देख रहे थे डक्की वाले को, और फिर उसके बाद वो 90 लाख जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और मुझे ना ये तभी थोड़ा सा फिलर आया था जब आज से 1 माह पहले, जिस टाइम ये एकदम से ओहदे से साइड पे हो गए थे, तो आई वाज लाइक कैसे कि आप एकदम से जो है ना वो किसी को भी मूव कर दोगे, जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, बड़ा उसने बड़े बड़े नाम पकड़ लिए भाई, और भी बड़े बड़े नाम पकड़ने की बातें हो रही थी, सब यूट्यूबर्स की फटी पड़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट जिस तरह से पहले वो मंजरे आम से गायब होते हैं और आज पूरे 1 माह बाद ये बात सामने आती है कि उन्होंने वो ब्राइब ली। और वो आप क्या कहते हो, टोपी लगाई हुई है, ऐनक डाली हुई है, हाँ, इसका वो वाला हाल था। क्या बताओ लोगों को, टोपी लाई है तो ऐनक पाई है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार। अरीज, आप खुद सोचे ना, एक ऐसा इदारा NCCI एक ऐसा इदारा है बिल्कुल, जिसका काम है कि वो नेशनल साइबर क्राइम, जो भी क्राइम हो रहा है उसको पकड़े, और वो खुद ये काम कर रहे हो। और नुमान, 1-2 ऑफिसर्स नहीं, उनके 9 ऑफिसर्स। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अरूप के बहुत सारे मूव्स पर हमने उसे क्रिटिसाइज किया कि अच्छा उसको ऐसे स्माइल नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इधर इसकी इस मूव को हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि नहीं, एज अ वाइफ, एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने जो है ये एप्लीकेशन दी थी जिसकी बिना पर सारे उसने सबूत भी साथ दिए। 9 ऑफिसर्स के उसने नाम लिखे थे, जिसमें सबसे पहले सरफराज साहब का नाम था, नुमान, ठीक है। उसके बाद शुएब रियाज थे, जिन्होंने एक दफ़ा उससे 30 लाख लिए, ठीक है, फिर एक दफ़ा 50 लाख लिए, और उसे साथ साथ ये भी कहा, जुडिशल जो हमने सुना था, जुडिशल हो रहा है इसका, वो भी रिश्वत के उस पर हुआ था कि हम जुडिशल करवा देते हैं, आप हमें इतने लाख जो है रिश्वत दे दो। उस्मान का जिक्र किया जा रहा है, वो बाबा ओपी ही है शायद, ठीक है, उसका दूसरा भाई उस्मान, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, लेकिन दोस्त कहा जा रहा है कि डक्की का जो दोस्त है उस्मान उसके जरिए, हाँ, बाबा ओपी ही मुझे लग रहा है, उसके जरिए इन लोगों ने जो है इनको पैसे भिजवाए थे। नुमान, शुएब रियाज का एक फ्रंट मैन भी था जो कार शोरूम का ऑनर था, उसके पास भी इसने अपनी कुछ रकम रखवाई थी और वो भी जब्त कर ली गई है। तो कलेक्टिवली ये 90 लाख रुपए जो थे वो जब्त किए गए थे। 5 मिलियन रुपीस जो है वो रखवाए थे मे बी उसके पास। और उसके अलावा नुमान, ये जो भी डक्की के वॉलेट थे उनसे 9 करोड़ रुपए भी गायब हैं, जिसका अभी तक सुराग नहीं लगाया गया कि वो पैसे कहाँ गए, डक्की के वॉलेट से इतने पैसे कहाँ गायब हुए। तो नुमान, इसके साथ ही मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। अभी भी मैंने आपको बताया कि 9 करोड़ रुपए डक्की के वॉलेट से गायब हो गए, ठीक है। वो वॉलेट कोई ये घर वाला वॉलेट नहीं था, वो जो इसके सारे जो बाइनांस के वॉलेट थे उनमें था। तो इसने इतनी ह्यूज रकम उधर क्यों रखी थी, इतनी ह्यूज अमाउंट क्यों कोई अपने वॉलेट में रखता है? वो चूंकि हाँ बोले आप। तो इतनी ह्यूज अमाउंट अपने वॉलेट में रखकर करना क्या चाहता था, उसने कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं किए? यार, पहली बात तो ये है कि लोग ना, चूंकि उसके वॉलेट से 9 करोड़ रुपीस निकले हैं, 9 CR निकले हैं, तो ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हमारे बाबे हैं ना, इनको बिल्कुल भी नहीं पता। इन्होंने सिर्फ यही सुना था अभी लेटली कि अच्छा जो क्रिप्टो के ऊपर ना बड़ा जुआ हो रहा है, क्रिप्टो से जुआ हो रहा है, क्रिप्टो इलीगल है, इन्होंने ये सारा कुछ सुना था। तो इनको यही लगा कि अच्छा ये जो वॉलेट के अंदर सारे पैसे पड़े हैं ना, ये सारे के सारे जुए के पैसे हैं। जबकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, देखें, डक्की ने 8, 9, 10 साल, जितने साल यूट्यूब की है ना, उसकी ऑन एवरेज जो इनकम थी ना, ऑन एवरेज इनकम यूट्यूब से अगर मैं पिछले 8-10 सालों की लगाऊं तो वो 10 लाख रुपए है। अब आप इसको खुद ही देख लें कि उसने जितनी भी इंजॉयमेंट की हो,
8-10 करोड़ रुपया उसके पास स्टिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, ये 8-10 करोड़ वो टिपिकल पाकिस्तानी बैंकों में रखता तो पाकिस्तान में जो आपका पैसा है वो डीवैल्यू हो रहा है। फिर ये 8-10 करोड़ की वो कोई प्रॉपर्टी लेता तो इसकी उसको सेंस नहीं है, इसलिए उसने अभी तक ली नहीं है, शायद उसने पहली प्रॉपर्टी ली थी। और उसी के बाद देखो क्या हो गया। कलेक्टिवली हम अज्यूम कर लेते हैं उसके पास 30 करोड़ था, जो कि 30 करोड़ की फिगर ही आ रही थी। कुछ 16 करोड़ उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में भी था, कुछ उसने ये अपनी प्रॉपर्टी ली। तो ये जो 9 करोड़ था ये भी उसकी यूट्यूब की इनकम का था, जो उसने कन्वर्ट करके रखा हुआ था अपने पास वॉलेट में। और वॉलेट में इसलिए रखता है क्योंकि वहां पर वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था, बिटकॉइन में। आप अगर डकी की वीडियोस देखें तो वो बिटकॉइन बहुत ज्यादा करता था, क्योंकि उसने बिटकॉइंस लेके रखे हुए थे। अब वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता था और वहीं पे डॉलर्स जो था कलेक्ट कर रहा था। देखें बिटकॉइन, डकी ने मुझे याद है अपनी एक वीडियो में बताया था, उसने वो तब लिया था जब वो 85,000 समथिंग का था, और अब बिटकॉइन दरमियान में 1,20,000 का भी गया है। तो आप समझ लें कि उसकी नेटवर्थ 2-4 करोड़ 5 करोड़ तो बिटकॉइन ने ही बढ़ा दी थी, ठीक है, पिछले 2-3 सालों के अंदर। इस चीज़ का जिक्र उसने किया था जब ये तलहा रिव्यूज़ के अंदर वो इसने अपना इंटरव्यू दिया था। तो बेसिकली वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टर था, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, और क्रिप्टो के अंदर उसने अपनी टोटल नेटवर्थ का आप कह लें 30-40% उसने इन्वेस्ट किया हुआ। और ये 30-40% जो उसने इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, ये उसकी यूट्यूब की बहुत अच्छी अर्निंग। देखो पाकिस्तान में कितने यूट्यूबर्स हैं, अब तो हज़ारों की तादाद में है, और डकी पहले नंबर पे आता है। तो अगर वो 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ पहले नंबर का यूट्यूबर था, तो आप ये क्यों नहीं इमेजिन कर रहे कि उसकी इनकम यूट्यूब से बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। और वो सारी इनकम वो यहीं पर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था, जिसको इन लोगों ने नाम दे दिया कि भाई नहीं ये तो तेरा सारा जुए का पैसा है। और आप अंदाजा लगाएं कि वो सारे पैसे इन्होंने रिकवरी में डाल दिए। रिकवरी से मुराद ये, रिकवरी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। रिकवरी का मतलब ये है कि जब आप किसी के घर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाते हैं ना, और उसके घर से कोई ब्लैक मनी निकल आती है, तो वो उसको रिकवरी में डालते हैं कि जी हमने पैसा रिकवर किया है, इसके घर से पैसा रिकवर करके गवर्नमेंट के खजाने में डाल दी कि भाई ये देखे रिकवर कर दिया। आपने वो सारे के सारे पैसे रिकवरी में डाल दिए। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा जवारी था, इसके पास 9-10 करोड़ आ गया यहाँ पर वॉलेट के अंदर, जबकि उसकी बैक स्टोरी ये समझने को तैयार ही नहीं है कि वो वॉलेट में आए कहाँ से पैसे। वो हर चीज़ की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दे रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से मैंने यूट्यूब से पैसे कमाए, यूट्यूब ने मुझे गूगल जो सिंगापुर ने पैसे यहाँ पर भेजे, यहाँ से पैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट से मैंने उसको इन्वेस्ट कर दी क्रिप्टो में। सिंपल, आप उसको रिकवरी डाल रहे हो, फिर आप ये सारा केस बना रहे हो 90 लाख रुपया, करोड़, या कोई 1 करोड़ 20 लाख, पता नहीं कितना बता रहे हैं, ये सारे आपने बीच में रिश्वत ली। तो यार दैट वाज लाइक सीरियसली इनसेन। इसके साथ बड़ी मैसिव लेवल पे ज्यादती हुई है। तो अनुमान फिर तो अब हमें भी कहना चाहिए कि अब तो लिस्टें जारी हो गई हैं, बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं लिस्टों में। बिल्कुल भाई, अब तो बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं जो माशाल्लाह से पकड़े जा रहे हैं। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो ना, तो आप खुद उस गड़े में गिरते हो। पता नहीं क्यों जब से ये केस बना, जब से डकी अरेस्ट हुआ, ये 90-80% लोग, सबको इस बात की बड़े अच्छे से क्लैरिटी है कि उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। देखें गुनाह वो होता है, क्राइम वो होता है जो आप इंटेंशनली करो, जिस चीज़ का कानून आपके मुल्क में बना ही नहीं है। यहाँ पर अभी तक क्रिप्टो का पता ही नहीं है किसी को, ट्रेडिंग का पता ही नहीं है। अच्छा आप जिस प्लेटफॉर्म की बेस पे आपने अरेस्ट किया कि अच्छा उसने वहां पर वो तो उसके जुए की तशहीर की, वो प्लेटफॉर्म तो अभी भी चल रहे हैं। आप वो तो बंद करवा नहीं सके। पहले आप कुछ दिखाएं तो सही कि अच्छा यार वो एक इतना इलीगल प्लेटफॉर्म था कि पाकिस्तान में वो चल नहीं रहा, उसको ऊपर तो अभी भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप उसको बंद करवाते, उसके बाद आप दिखाते कि कितनी दफ़ा इसको वार्निंग्स दी हैं, इसको 1-2 दिन का रेस्ट करवा के रिलीज़ किया, लेकिन फिर भी ये बंदा बाज नहीं आ रहा। फिर आप इस चीज़ का प्रूफ देते कि हाँ वो जो जुआ इसने करवाया लोगों से, उसमें इतने लोगों को नुकसान हो गया। वो लोग 8-10 लोग तो सामने आते ना, कम से कम सही बात है, 8-10 लोग ही ले आते सामने कि यार ये देखो ये सामने, और वो लोग आकर अपना बयान देते हाँ जी डकी की फलां वीडियो देखने के बाद हमने इतना पैसा लगाया, हम रुल गए, हम बर्बाद, और फिर डकी उनका पैसा का रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें होती, तो फिर उसके बाद यार आप ये क्या बात होगी कि आप किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कब क्या हो सकता है, और आप उसके ऊपर जो है इस तरह से चार्जेस डाल के, यार दैट वाज लाइक सीरियसली इंसेन। अभी तक ये मामला अदालत में है, बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जब तक एक चीज़ के SOPs ही डिफाइन नहीं होंगे, हम तो क्राइम ब्लाइंड हैं। मैं तो यही कहूँगा, हमें यही नहीं पता कि हम कौन सा क्राइम कर रहे हैं, जो स्टेट की नज़र में बहुत बड़ा एक मसला है। अच्छा नुमान, चूँकि अब सरफराज साहब जो हैं
वो भी वैसे ही निकले जैसे वो दूसरों को समझते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि डक्की कब तक वापस आ सकेगा? देखें, डक्की वापस नहीं आ सकता। अच्छा, डक्की नहीं, डक्की का केस देखें, अरूप जतोई ने क्या किया है कि उसने हम तो डूबे हैं सनम, फिर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, क्योंकि उसने डेफिनेटली जब 1 करोड़ घर से निकाला है तो उसने तो इसी उम्मीद से निकाला था ना कि हाँ डक्की घर वापस आ जाएगा। लेकिन नुमान 72 डेज हो गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। उसने 1 करोड़ घर से निकाल कर जिस तरह से भी, वो भी वाज़ेह तो हो गया, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों ही कसूर वाला, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब उसने जब ये पैसा निकाला तो उसने इसी उम्मीद से निकाला, उसकी फैमिली ने, कि हाँ डक्की घर वापस आ जाएगा। लेकिन हमारे काबिल एहतराम, पता नहीं काबिल एहतराम मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनकी रिश्वत सामने आ गई है। ये सरफराज चौधरी साहब की सुबह पॉडकास्ट स्टार्ट होता था वतन अजीज़ से, और वो शाम को वतन अजीज़ पे जाके ख़त्म होता था। तो वो वतन अजीज़ की इतनी ली कुर्बानियाँ दे रहे थे, तो फिर अगर उन्होंने कोई, देखिए पाकिस्तान में ना काम ऐसे ही होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि डक्की ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये जब डस्का की अदालत में भी फंसा था, वहां पर भी ये 10 लाख रुपए का लेन देन करके निकला। अच्छा, उसके अलावा भी जो ये मामलात में डेफिनेटली जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, ज़्यादा फेम होता है, ये आपको 8, 10, 20, 25 लाख रुपए लगा के अपने ये छोटे मोटे कानूनी मामलात हल करने पड़ते हैं। ये तो आपकी रूटीन बन जाता है। आई पर्सनली बिलीव कि जब इसका वो गाड़ी वाला स्टेयरिंग वाला मामला बना, तब भी इसने कुछ दे दिला के मामला हल किया होगा। तो वो तो उसी प्रैक्टिस में है। अब उसने जब ये देखा कि अच्छा इधर फंस गया, तो चलो जी 90 लाख चला दिया। लेकिन ये नहीं पता था कि ये मामला इतना आगे जाएगा। तो डक्की के लिए मुझे कोई आसानी तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये NCCI के जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए मुश्किलात ज़रूर बढ़ गई हैं। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 1-2, है ना जी? मैंने सही बता दी भाई। तो कैसी लगी भैया आपको ये पॉडकास्ट, ये शो? क्या नाम दें इसको? अब हम देंगे, मैं क्या नाम दूं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।